सो हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग जो आपका चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसकी एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे वो सारे आपको बता दिए हैं, जो कि इससे पहले वाले लेक्चर में है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर आप देखना स्टार्ट करें। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे दो चीजें। एक तो हम द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे, और हम देखेंगे कि कौन सी समीकरण हमारी द्विघात समीकरण है या कौन सी समीकरण नहीं है। ठीक। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की 4 पॉइंट एक्सरसाइज 4.1 का है, और इसमें हमें पता करना है कि निम्न में से कौन सी समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण है और कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो कैसा होता है? मानक रूप जो होता है, या जो सामान्य रूप से मैं कहूँ, तो वो क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे क्या हमारा ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो बहुपद की मैक्सिमम घात होती है वो कितनी होती है? घात मैंने पढ़ाया था बहुपद चैप्टर में, वो क्या होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। ठीक। मैक्सिमम या सर्वाधिक घात क्या होनी चाहिए? आपकी दो होनी चाहिए। तो वो सारी हमारी द्विघात समीकरण हो जाएंगी। तो अगर हम पहला क्वेश्चन ले लें, पहले क्वेश्चन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक। और इक्वल्स टू टू एक्स, मतलब 2x माइनस सिक्स, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा। तो अगर पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन में है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री। अब इस तरफ सॉल्व ओपन करो ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल्स टू टू एक्स माइनस का सिक्स। अब ये टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिक्स को इधर ले आओ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस सेवन हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। अब ये हमारी द्विघात समीकरण होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? दो है। घात जो है वो दो है, डिग्री क्या है बहुपद की? दो है। ठीक। और हमारा a इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो a कितना है? a हमारा वन है। देखो यहाँ पर वन लिखा है, वन एक्स स्क्वायर। इसमें हमारा b जो है वो जीरो के बराबर है, c हमारा सात के बराबर है। ठीक। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, सेकंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है, तो ये क्या है? इसमें है आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, यहाँ पे माइनस लगा लिया, माइनस टू और थ्री माइनस एक्स। तो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और इधर सॉल्व किया तो माइनस सिक्स, और ये आया प्लस टू एक्स। सब कुछ एक तरफ ले आओ, तो ये माइनस फोर एक्स हो जाएगा। देखो ये माइनस टू एक्स दिया हुआ है, ये जब प्लस का टू एक्स इस तरफ लाओगे तो वो माइनस टू एक्स हो जाएगा, जुड़ के माइनस फोर एक्स। और ये माइनस का सिक्स इधर आके प्लस का सिक्स हो जाएगा और जीरो के बराबर। अब इसमें देखो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो क्या है? ए हमारा वन है, बी क्या है? बी माइनस फोर है, और सी हमारा सिक्स है। तो बी और सी जीरो हो जाते तब भी हमारी समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण रहती। लेकिन अगर ए जीरो के बराबर हो जाता तो हमारी द्विघात समीकरण नहीं रहती, तो ए जीरो के बराबर नहीं है, अतः ये दोनों हमारी द्विघात समीकरण हैं। ठीक। नेक्स्ट पेज पे हम इसका जो है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक गुणनखंड रूप में दिया हुआ है, तो उसको हम अभी सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होगा। ठीक। एक मिनट। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x माइनस टू, एक्स प्लस वन, और इस तरफ दिया हुआ है x माइनस वन और x प्लस थ्री। एक तो तरीका हो जाएगा मेथड वन, अगर मैं सॉल्व करूं इसको, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। देखो एक्स की एक्स से गुणा किया, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस टू की एक्स से गया, माइनस टू एक्स आ गया, वन की एक्स से गया एक्स आ गया, और माइनस टू की वन से गया माइनस टू आ गया।
इसी तरह इधर भी करता हूँ। एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 से 3x, ये माइनस एक्स और ये -3। अब देखो एक्स स्क्वायर कट गया। तो अगर अब दोनों साइड में किसी भी तरफ हमारा एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं बची, यानी कि जब हम एक तरफ लेकर भी आएंगे तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा। तो हमारा जो द्विघात समीकरण होगा वो ये वाला नहीं होगा, द्विघात हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए जो हमारा है वो 0 के बराबर है। तो ये वाला हमारा 0 नहीं है। अगर यही क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिया होता एमसीक्यू में, तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख लेते कि ये देखो एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स और एक्स की मल्टीप्लीकेशन से बनेगा। इधर भी एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स की मल्टीप्लीकेशन से बन रहा था, इधर भी एक ही एक्स स्क्वायर बन रहा था, इधर भी एक ही एक्स स्क्वायर बन रहा था। दोनों साइड के कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन जो है देखते ही हम बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसी तरह अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन में है, देखो पहले हम देख के ही सोचते हैं। तो हमारा 2x स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से बनेगा और यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर इस साइड हो जाएगा और इधर हमारा एक्स स्क्वायर होगा। जब इस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो 2x स्क्वायर में से ये एक्स स्क्वायर घट जाएगा और एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमारी द्विघात समीकरण होगी। सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, गुणा करें तो ये 2x स्क्वायर होगा, माइनस का 6x और प्लस का x और -3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। इधर लेकर आओ सब कुछ तो ये एक्स स्क्वायर होगा, 6 5 11x हो जाएगा, माइनस का प्लस x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। देखो ए हमारा 1 है, यानी कि ए हमारा इज नॉट इक्वल टू 0 है। बी हमारा -10 है और सी हमारा -3 है। तो हम हमें बी और सी क्यों देख रहे हैं, मतलब वो हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो आगे के क्वेश्चन होंगे उनमें हमें बी और सी पहचानना होगा। तो अगर इन क्वेश्चंस में हम बी और सी पहचानने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बी और सी पहचानने में। अब फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक। फिफ्थ और आपका जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो करते हैं। तो इस पेज को कॉपी कर लेते हैं और जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है इसको इरेज कर देते हैं। और आपको इसकी जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये जितना भी मैं नोट्स लिख रहा हूँ ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक। वो थोड़ा ज्यादा ही इरेज हो गया, ये इतना इरेज होना चाहिए था। अरे ये तो फिर से उतना है, रुको, कोई बात नहीं। देखो ये है, हाँ थर्ड फोर्थ है इसमें, इसमें हमें इरेज करना है। चलो ऐसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब नहीं जाएंगे। अब हम इसमें सॉल्व करेंगे फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आपका। इस स्लाइड में हम फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिफ्थ और यहाँ पे हम सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, अब यहाँ पर देख लो, ये 2x स्क्वायर बनेगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाली हमारी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा घटेगा, ये इधर जब आएगा तो घटेगा तो एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा ना। तो इसीलिए ये हमारी द्विघात समीकरण होगी। अब ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करिए। ये चलिए सिक्स वाला आप होमवर्क में कर लेना और ये वाला मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक, ये होमवर्क में करिए। यहाँ पे हम सेवेंथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और एर्थ भी आप लोग होमवर्क में कर लेना। दो क्वेश्चन आप अपने आप करिए, फिफ्थ एंड सेवेंथ में आप करा दूंगा। तो ये टू क्या बनेगा, 2x स्क्वायर और माइनस का 6x माइनस एक्स और +3। देखो गुणा कैसे की, 2x की x से 2x स्क्वायर, 2x की -3 से -6x, -1 की x से -x और -1 की -3 से तो +3। इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, -x +5x और -5 आएगा ऐसा। अब
सब कुछ एक तरफ ले आओ तो 2x² माइनस एक्स स्क्वायर और ये -7x और इधर क्या बनेगा 4x होगा माइनस एक्स प्लस 5x प्लस का 4x वो इधर आएगा तो माइनस का 11 मतलब क्या हो जाएगा माइनस इधर होगा प्लस का 4x तो इधर आएगा -4x हो जाएगा। दोनों जुड़ के 11x हो रहे थे तो ये +3 ये -5 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा ये 8 हो जाएगा। यानी कि x² माइनस 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ए कितना है 1 है, बी कितना है -11 है, सी कितना है 8 है। तो ये हमारी क्या है द्विघात समीकरण है। सेवेंथ क्वेश्चन देख लो। सेवेंथ क्वेश्चन आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x+2 का होल क्यूब और इधर है 2x² - 1। इसको ओपन करो आपको फॉर्मूला पता है ना a+b का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a+b यही तो होता है। तो बस ओपन कर दो इधर x का क्यूब क्या हो जाएगा x³, 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 3 इंटू 2x और x+2 इधर देखो तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस का 2x। अब आप इसको थोड़ा और सॉल्व करिए +8 प्लस हमारा यहाँ पे 6x और ये x+2 इक्वल्स टू 2x³ - 2x। तो देखो अगर हम इस पूरे टर्म को इधर लेकर जाएंगे तो 2x³ में से हमारा x³ माइनस हो जाएगा तो एक x³ की टर्म हमारी इधर बचेगी यानी कि हमारा मैक्सिमम पावर क्या हो गई मैक्सिमम डिग्री हमारी क्या हो गई पॉलिनोमियल की 3। तब तो ये क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात तो बचा नहीं ये तो हमारा त्रिघाती हो गया क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हमारा होगा ही नहीं। अब एर्थ क्वेश्चन में आप हिंट देख लीजिए यहाँ पे x³ है यहाँ पे माइनस का 4x³ है यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो एक x³ आएगा तो वो x³ और ये x³ तो कैंसिल हो जाएंगे लेकिन ये जो माइनस का 4x³ है ये तो बचा रहेगा ना तो इस वजह से ये भी हमारा जो होगा वो नहीं होगा। आप सॉल्व करेंगे और हाँ इसको आप चाहें तो यहाँ फर्दर सॉल्व कर सकते हैं ये 6x² होगा और प्लस का 12x होगा। तो हमें मतलब अगर हम सॉल्व भी कर लेंगे तब भी ये हमारी सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो होगी वो नहीं होगी ये हमारी थर्ड डिग्री की इक्वेशन यानी कि क्यूबिक इक्वेशन जिन्हें हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको इसमें भी लगेगा ना तो वो क्या होता है देखिए a - b का होल क्यूब ये होता है a³ और माइनस का b³ -3ab और a - b यही तो होता है a³ -b³ माइनस का 3ab और a - b। ठीक अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण केवल बनानी है हमें सॉल्व नहीं करना है हमें केवल यहाँ पे द्विघात समीकरण बनानी है जैसे हमने पिछले चैप्टर में रैखिक समीकरण बनाना सीखा था वैसे ही हमें यहाँ पर कुछ रियल लाइफ सिचुएशन दी होंगी और उनसे हमें द्विघात समीकरण जो होंगी वो बनानी है। ठीक तो देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एक आयताकार भूखंड होगा ऐसे। ठीक ये लंबाई रुको रुको जब हमारे पास यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे अरे 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 एक मिनट रुको इसको ऐसे मिटाते हैं तो यहाँ पे हम आयत एक बना लेंगे क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे ड्रॉ करने वाला है ना कल इसमें फिल कर लेते हैं रेड। ठीक ये एक आयत हो गया। अब इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा वो होता है आपका L × B। देखो यहाँ से चेंज कर लेता हूँ
क्या होता है, ये होता है L, और ये क्या होता है हमारा B। या इसे तो ये बड़ी है भुजा, तो इसको हम L लिख लेते हैं। अरे फिर से यही सिलेक्ट हो गया, एक मिनट। अरे आज चलो, बार बार वही हो रहा है। ये हमारा हो जाएगा L, ये हो जाएगी हमारी B। ठीक। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। और शर्त क्या दी हुई है, क्षेत्र की लंबाई यानी कि L चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी कि L जो है हमारी चौड़ाई के दोगुने से, यानी 2 × B प्लस 1 है। यही तो दी है कंडीशन। L जो हमारी है वो चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई हमारी B है, उसका दोगुना किया 2B से एक अधिक यानी +1 है। L यही तो, यानी कि L जो हमारा यहाँ पे है वो है 2B+1। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्षेत्रफल को हम बस इक्वल कर देंगे निकाल के। तो क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू B, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक। और L की जगह हम रख देते हैं 2B+1 इंटू B इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। या यहाँ पे मीटर स्क्वायर ना लिखो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी मीटर तो हो ही जाएगा, तो इसको हटा दो। तो ये 2B² प्लस B, और इसको इधर ले आओ, -528 इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो जाएगी इस प्रॉब्लम की इक्वेशन। रुको, ये हमारी हो जाएगी इस प्रॉब्लम की इक्वेशन। ठीक। ये हमारी हो गई इक्वेशन जो हमें निकालनी थी इसमें। अब इसी तरीके की इक्वेशन बना के हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी तो उसमें हम सॉल्व करेंगे। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, यानी कि x जो हमारा है वो 0 से बड़ा है। दूसरा क्या हो जाएगा, यह क्रमागत दूसरा, क्रमागत दूसरा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा x+1। क्योंकि देखो पहला 1 मान लो तो दूसरा 2, तो दोनों के भी डिफरेंस तो 1 का ही है, 1 का है डिफरेंस, तो हमने एक जोड़ दिया। पहला हमने, ये x है, पहला x है तो दूसरा x+1। इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। तो x इंटू x+1 इक्वल्स टू 306, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये x -306 इक्वल्स टू 0। यही हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन। यही हमारी अभीष्ट द्विघात समीकरण हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने पहले क्या माना कि हमारा जो पहला धनात्मक पूर्णांक है वो x है, और x क्या है हमारा, 0 से बड़ा है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा ना, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 306 दिया हुआ है। तो बस यही हमारी इक्वेशन बन गई। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें है रोहन की माँ। तो मान लेते हैं, पहले हम मान लेते हैं, माना रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x वर्ष, या यहाँ पे लिख लो वर्तमान आयु, क्योंकि इसमें टाइम अभी आगे बढ़ाया जाएगा, तो x वर्ष बोल दिया। और उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु, ये हो जाएगी x+26, क्योंकि बताया गया है ना कि उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि x+20 वर्ष, 26 वर्ष। ठीक। उनकी आयु का वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी।
तो देखिए अभी गुणनफल 360 नहीं है, 3 वर्ष पश्चात, यानी कि हमें यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु निकालना है। 3 वर्ष पश्चात तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु ये हो जाएगी x+3, और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की माँ की आयु हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x+26+3, यानी कि x+29। अब हमें प्रश्नानुसार फिर से देख लेना है। प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल क्या है? x+3 और x+29 का गुणनफल क्या है? ये है 360, यानी कि 360। गुणा करो तो x² + 3x + 29x और प्लस 3×9 = 27 और 2, 3×2 = 6, 2 8 -360 = 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x² + 32x, और इसमें से घटाओ तो ये आएगा 3, देख लेना कैलकुलेशन एक बार, और यहाँ पे 5, 15 में से 8 गया तो 7, और ये 2। आई होप यही होगा। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना। ठीक। अब इसको हम एक आयत में बंद कर देते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। ठीक, तो ये हमारी हो गई अभीष्ट समीकरण या द्विघात समीकरण। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है इसमें? फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा? इसमें कह रहा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह दूरी उसे तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि हमें जो इक्वेशंस बनानी है वो v की टर्म में बनानी है। तो देखो इसमें दो चीजें होंगी। देखो d तो फिक्स रहेगी, यानी कि दूरी जो है हमारी, दूरी या डिस्टेंस d, ये हमारा 480 किलोमीटर। चाल हम मान लेते हैं इसकी थी v किलोमीटर पर आर, या इसी को हम लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे किलोमीटर पर आर लिया है। ठीक। अब टाइम क्या हो जाएगा? तो टाइम या समय, समय क्या लेगी ये? समय लेगी 480/v। कैसे हमने लिख दिया? समय का क्या फार्मूला होता है? समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, यही तो फार्मूला होता है। तो हमने दूरी 480 किलोमीटर और चाल हमने लिख दी v किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर घट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 480/v आर होगा यही। अब सेकेंड, ये तो हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन या पहली शर्त। अब जब हम इस पे सेकंड कंडीशन लगाते हैं, ठीक, तो अब इसकी चाल हम क्या कर देंगे? चाल हमने क्या करी है? कम कर दी है। तो सेकंड कंडीशन में चाल क्या हो जाएगी? चाल होगी v-8 किलोमीटर पर आर। दूरी तो उतनी ही रही, डी हमारी 480 किलोमीटर ही रही, 480 किलोमीटर ही रही। तो अब समय बोला है, जो हमारा पहले समय निकल रहा था इसे टी डैश मान लेते हैं। तो ये t+3r होगा। टी डैश अगर अलग से निकालें हम तो क्या होगा? टी डैश अगर हम अलग से इसको देख के निकालें तो टी डैश हम लिख सकते हैं, टी डैश को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 480/v-8। यही तो होगा आर। अब ये हमारा दिया हुआ है t+3 के बराबर है, यानी कि ये बराबर है हमारा 480/v+3। ये हमारा इसके बराबर है। इसके यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है वो घंटे को दर्शाता है, तो आर आर कट जाएगा। आर नहीं,
मतलब हाँ वही एच जो है वो आर घंटा। ठीक। तो अब क्या करते हैं, दोनों को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। 480 अपॉन v माइनस 8 इक्वल्स टू 480 अपॉन v प्लस 3। देखो, अब यहाँ पे अगर आप समझना चाहें तो 480 किलोमीटर थी, v उसकी फिक्स थी, तो यहाँ पे मान लिया वही पिछले में माना टी टाइम लगा था। अब यहाँ पे जब चाल आप घटाएंगे तो समय ज्यादा लेगा ना, तो टी में इसीलिए 3 जुड़ गया है, इसीलिए जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जब भाई चाल घटा देंगे तो आपको सेम दूरी तय करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए वी जो हमारा घटने पे टी बढ़ जाता है। ठीक। अगर दूरी कांस्टेंट है तब आप क्या करते हैं, इसको हम 480 अपॉन v माइनस 8 और इसको इधर ले आते हैं 480 अपॉन v, और इसको +3 इधर लिखा रहे हैं। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 480v माइनस 480v-8, और नीचे होगा v इंटू v-8 इक्वल्स टू 3। ओपन कर लो, तो ये 480v-480v प्लस 0, 8×9 = 64, 6, 8 × 4 = 32, 6, 32 होता है 38। ठीक। 800, 8×9 = 6, 832, 6, 38। ठीक है। नीचे क्या आएगा आपका, v² - 8v, यही तो होगा ना, v² - 8v = 3। ये ये कैंसिल आउट, तो 384 इक्वल्स टू होगा हमारा 3 × v² - 8v। अगर इसे हम सॉल्व करें तो 3v² - 24v इक्वल्स टू 3840, यानी कि 3v² - 24v - 3840 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये 3 से हमारी इक्वेशन पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 3। ठीक। रुको, 3 ऐसे लिखते हैं, तो ये v² - 8v और -3 × 1 = 3, 3×2 = 6, 3×8 = 24, और 0 तो ये होगा, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन। ठीक। यही हमारी क्या हो गई, इक्वेशन जो हमें चाहिए थी। अब इसका हम सोल्यूशन कर लेंगे तो हमें v पता चल जाएगा। तो यहीं पे आपका लेक्चर खत्म होता है। आप एक बार फिर से देख लीजिए सारे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे हमारे, 4.1 से हमने स्टार्ट किया, और आगे हम आपकी एक्सरसाइज कल देखेंगे, जो उसके कॉन्सेप्ट होंगे वो, और आपकी जो 4.2 एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन आपको कल मिल जाएगा। ठीक। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं अभी तक, मैंने क्या आपका जो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं वो करा दिया गया है, वास्तविक संख्याएं भी करा दिया गया है, और बहुपद जो है वो हो गया है। जो रैखिक समीकरण वाला चैप्टर था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो भी चैप्टर हो गया है, और आपका इसमें द्विघात समीकरण चल रहा है, द्विघात समीकरण चल रहा है। इसके बाद आपकी जो इकाई बीजगणित है उसका आखिरी चैप्टर होगा, वो होगा समांतर श्रेणी। और मैंने जैसा कि आपको जो फर्स्ट वीडियो था मेरा उसमें बताया था कि आपके जो ये चैप्टर हैं इनसे आपको सबसे ज्यादा 18 अंकों का पूछा जाएगा, तो ये 4 चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लेना। जो वास्तविक संख्याएं था इससे आपको आई मुझे लग रहा 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 4 चैप्टर तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनके एक भी वीडियो मिस मत करिए। सभी जो लेक्चर हैं उनकी प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज आपके उसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में दी गई है, वहां से आप जाकर देख लीजिए।